दोस्तों नमस्कार। पिनवास ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ये प्रवाह का दूसरा मॉड्यूल है और इसमें मैंने दो प्रश्नों को चुना है। पहला प्रश्न भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका से संबंधित है और दूसरा प्रश्न रीजनलिज्म से संबंधित है। पहले प्रश्न को देखिए। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्रश्न के हिंदी अनुवाद में डिस्कस को विवेचना लिखा गया है। इस प्रश्न में डायरेक्टिव कीवर्ड डिस्कस है और सब्जेक्ट मैटर सरदार पटेल की भूमिका है। जब किसी टॉपिक पर डिस्कशन होता है तो उस टॉपिक पर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आते हैं। अलग अलग दृष्टिकोणों से उस टॉपिक को देखा जाता है, लेकिन किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की बाध्यता नहीं होती है। यानी डिस्कशन में कोई जजमेंट देने की अनिवार्यता नहीं है, बस उस टॉपिक को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होता है। लेकिन सरदार पटेल की भूमिका से संबंधित इस टॉपिक में आपके पास अलग अलग व्यू पॉइंट्स को रखने का स्कोप नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में डिस्कस डायरेक्टिव कीवर्ड का अधिक महत्व नहीं है। आपको बस सरदार पटेल की भूमिका को अच्छे से बताना है। यदि इस प्रश्न में डिस्कस के स्थान पर कोई दूसरा डायरेक्टिव कीवर्ड होता, जैसे एक्सप्लेन करना, कमेंट करना, नोट लिखना या हाईलाइट करना, तो भी इस प्रश्न का उत्तर लगभग वैसा ही लिखा जाएगा जैसा डिस्कस करते हुए लिखा जाएगा। तो अब पहले स्टेप पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि 1947 में भारत में 560 से अधिक रजवाड़े थे और इन रजवाड़ों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा 3 विकल्प दिए गए थे। पहला, भारत को ज्वाइन करना, दूसरा पाकिस्तान को ज्वाइन करना और तीसरा स्वतंत्र रहना। अब आप सोचिए कि यदि ये रजवाड़े भारत को ज्वाइन नहीं करते तो वर्तमान भारत का लगभग 40% हिस्सा भारत से बाहर चला जाता, जिससे दो बड़ी हानियां होती। पहली हानि ये होती कि बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन जैसे खनिज, जल, वन, मिट्टी, ये सब भारत से बाहर चला जाता। और दूसरी हानि ये होती कि भारत के पड़ोस में राजनीतिक रूप से अस्थिर बहुत सारे छोटे छोटे देश बन जाते जो भारत के लिए सुरक्षा का संकट उत्पन्न करते। इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि इन रजवाड़ों को भारत में मिलाया जाए और ये कार्य सरदार पटेल को सौंपा गया। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। मेन बॉडी में आप लिख सकते हैं कि जून 1947 में सरदार पटेल के नेतृत्व में एक स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके सेक्रेटरी वीपी मेनन थे। सरदार पटेल और मेनन ने मिलकर साम दाम दंड और भेद का उपयोग करते हुए रजवाड़ों को भारत में मिलाया। ऐसा करने के लिए उन्होंने जो उपाय किए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे राजाओं के मन में देशभक्ति की भावना जगाना, निगोशिएशन, परसुएशन, डिप्लोमेसी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे प्रिवी पर्स, पॉलिटिकल प्रेशर, लीगल फ्रेमवर्क जैसे कि विलय पत्र, और जहाँ पर इनमें से कोई उपाय काम नहीं आया वहाँ पर बल प्रयोग के द्वारा रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया। इस प्रक्रिया में रजवाड़ों को कुछ बातें कन्वे की जाती थीं। उनसे ये कहा जाता था कि भारत से अलग होकर तुम कितने समय तक सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि कोई दूसरा राज्य तुम पर अटैक कर सकता है, या किसी राज्य ने अटैक ना भी किया तो जनता भी विद्रोह कर सकती है, क्योंकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स भारत के साथ हैं। सामान्य जनता अखंड भारत का हिस्सा बनना चाहती है। तो ऐसे विद्रोह की स्थिति में तुम कैसे बचोगे, कहाँ छिपोगे? इससे अच्छा है कि तुम भारत में शामिल हो जाओ, तुम्हारा सम्मान भी बचा रहेगा और तुम्हारा क्षेत्र सुरक्षित भी रहेगा। ऐसी कई सारी बातें कहकर और उन्हें कुछ प्रिवी पर्सेस जैसे ऑफर्स देकर भारत में शामिल होने के लिए मनाया गया। ये सब बताते हुए आप कुछ रजवाड़ों का उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे जोधपुर और त्रावणकोर को निगोशिएशंस और डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को प्लेबिसाइट के माध्यम से मिलाया गया, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया, हैदराबाद से पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ जिसमें यथास्थिति को जारी रखना था, लेकिन बाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसके माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसी घटना की स्मृति में 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अंततः 565 रजवाड़ों को सरदार पटेल ने भारत में मिलाया। ये सब लिखते हुए आप एक मैप बना सकते हैं जिसमें कुछ प्रसिद्ध रजवाड़ों का भारत में विलय दिखा सकते हैं। अब तीसरे स्टेप यानी कंक्लूजन पर चलते हैं। उत्तर के कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि सरदार पटेल ने न केवल तात्कालिक रूप से भारत को एकीकृत किया था,
बल्कि लॉन्ग टर्म में भारत की एकता को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया। इन्हीं सब कारणों से उन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। 31 अक्टूबर को वो जन्मे थे और इस दिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। आप गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई सरदार पटेल की उस मूर्ति का उल्लेख भी कर सकते हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के एकीकरण में उनका अभूतपूर्व योगदान है। अब रीजनलिज्म वाले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? इस प्रश्न में सब्जेक्ट मैटर रीजनलिज्म है, लेकिन डायरेक्टिव कीवर्ड क्लियरली नहीं दिया गया है। डायरेक्टिव कीवर्ड के स्थान पर व्हाट काइंड लिख दिया गया है। तो इसमें आपको एक जेनरिक आंसर लिखना है जिसके अंतर्गत आपको रीजनलिज्म द्वारा भारत के विकास में उत्पन्न की गई बाधाओं को गिना देना है और उसके कुछ उदाहरण दे देने हैं। पहले स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले आप रीजनलिज्म को डिफाइन करेंगे। रीजनलिज्म को डिफाइन करते हुए आप लोगों के प्राइड, लॉयल्टी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का उल्लेख कर सकते हैं, जो लोगों में केवल इसलिए होती है क्योंकि वो किसी रीजन से बिलोंग करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि रीजनलिज्म के आधार में लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी या ऐसा ही कोई और कल्चरल एलिमेंट हो सकता है। सन ऑफ सॉयल के सिद्धांत को भी रीजनलिज्म सपोर्ट करता है। रीजनलिज्म कई रूपों में एक्सप्रेस हो सकता है, जैसे अलग राज्य की डिमांड करना, स्वायत्तता की डिमांड करना, सेपरेटिज्म और सिसेशनिज्म। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। इसके अंतर्गत बाधाओं को गिनाना है। कौन सी बाधाएं? रीजनलिज्म के द्वारा भारत के विकास के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं वही बाधाएं। पहला सिक्योरिटी चैलेंज को लिख सकते हैं। कई बार रीजनलिज्म से प्रभावित लोग कुछ संगठनों के माध्यम से हिंसा करने लगते हैं। ऐसे हिंसक तत्वों से निपटने के लिए सरकार को सुरक्षा का खर्चा बढ़ाना पड़ता है। यदि ये खर्चा न बढ़ता तो यही धन विकास कार्यों में लगाया जा सकता था। इसलिए रीजनलिज्म के द्वारा उत्पन्न किए गए सिक्योरिटी चैलेंजेस विकास कार्य को बाधित करते हैं। इसके उदाहरण में आप कश्मीर और खालिस्तान के मुद्दे को लिख सकते हैं। दूसरा राज्यों के बीच होने वाले विवाद हैं। जब दो राज्यों के बीच में विवाद होता है तो नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा पहुंचती है। होना ये चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी कैपेसिटीज़ और रिसोर्सेज के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का परिचय देते हुए देश के विकास में योगदान दें। लेकिन जब स्टेट्स आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में विवाद रहेगा, तो वो ठीक से योगदान नहीं दे सकते हैं। इसके उदाहरण में आप कावेरी डिस्प्यूट और बेलगावी डिस्प्यूट का उल्लेख कर सकते हैं। तीसरा है एजिटेशंस। रीजनलिज्म से प्रभावित लोग अपनी मांगों को रखने के लिए आंदोलन करते हैं, परंतु कई बार ये आंदोलन संविधान द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं। तब कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा या कम आएगा, और जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम आएगा या नहीं आएगा वहाँ पर विकास कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या होगी वहाँ सरकार बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे आंदोलनों से निपटने में लगी रहेगी। इसका उदाहरण देते हुए बोडोलैंड आंदोलन और नागालिम आंदोलन का उल्लेख कर सकते हैं। चौथा है रिसोर्स फ्रैगमेंटेशन, जो विकास प्रक्रिया की एफिशिएंसी को कम करता है। मान लीजिए कोई स्टेट है, उसका एक एरिया अलग स्टेटहुड की डिमांड करने लगा और वो डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसे अलग स्टेटहुड देना पड़ा। तब इस एरिया के रिसोर्सेज इस एरिया के रिसोर्सेज से अलग हो गए। इसी को रिसोर्स फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है और ये विकास की एफिशिएंसी को घटाता है, क्योंकि हो सकता था कि ये वाला रिसोर्स इस एरिया के विकास में मदद करता और ये वाला रिसोर्स इस वाले एरिया के विकास में मदद करता। इसका उदाहरण देते हुए आप तेलंगाना और झारखंड का उल्लेख कर सकते हैं। क्षेत्रवाद के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध भी किया जाता है। इसके उदाहरण में आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसका कई राज्यों ने विरोध किया है। रीजनलिज्म से जुड़ी हुई एक समस्या अनइक्वल डेवलपमेंट भी है। मान लीजिए किसी स्टेट में एक एरिया का रीजनलिज्म के कारण ज़्यादा विकास किया जा रहा है, जबकि दूसरे एरिया का विकास नहीं हो रहा है, तो इस एरिया के लोग कुछ समय के बाद क्रोधित हो उठेंगे और अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड करने लगेंगे।
इसे आप रीजनलिज्म, डेराइव्ड रीजनलिज्म कह सकते हैं। इसका उदाहरण देते हुए आप विदर्भ का उल्लेख कर सकते हैं या गोरखालैंड का उल्लेख भी कर सकते हैं। रीजनलिज्म के कारण रिसोर्स एलोकेशन की चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जब रीजनलिज्म से प्रभावित लोग आंदोलन करते हैं और डिमांड्स रखते हैं तो ये डिसाइड करना कठिन हो जाता है कि कौन से रीजन को कितना रिसोर्स एलोकेट किया जाए। इसके अतिरिक्त अगर रीजनलिज्म से प्रभावित किसी क्षेत्र में कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो वो नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ के बहुसंख्यक लोग अपनी मांगों को लेकर संगठित हो जाते हैं और आंदोलन करते रहते हैं, जबकि अल्पसंख्यक लोगों की अनदेखी होती है। इसका उदाहरण देते हुए आप कश्मीरी पंडितों का उल्लेख कर सकते हैं। रीजनलिज्म से उत्पन्न होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या सोशल फ्रैगमेंटेशन है, क्योंकि रीजनलिज्म के कारण समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मानव संसाधन का फ्लो नहीं हो पाता है। इसका उदाहरण देते हुए आप नॉर्थ इंडियंस के साथ महाराष्ट्र में हुई हिंसा का उल्लेख कर सकते हैं। क्षेत्रवाद के कारण एक समस्या और उत्पन्न होती है कि जब किसी क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं तो सरकार उनकी मांगों को मानने लगती है, भले ही वो राष्ट्रीय हितों के विपरीत हो। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते हैं। अब तीसरे स्टेप यानी कंक्लूजन पर चलते हैं। इस उत्तर को कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं कि रीजनलिज्म रीजनल डिस्पैरिटीज और डिवीजिव फोर्सेस के कारण उत्पन्न होता है, जिसका समाधान ये है कि संतुलित विकास हो, राष्ट्रीय संस्थान सशक्त हों, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले और डिवीजिव फोर्सेस को डिफीट किया जाए। इसके साथ ही दूसरा मॉड्यूल समाप्त हुआ। अगले मॉड्यूल में हम कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे भी आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।